हेलो वेलकम बैक नर्सेस। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है वो आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक मतलब कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ख़त्म कर रहे हैं, जो कि मोस्टली जीएनएम का सिलेबस है। अगर कोई बीएससी वाले भी चाहें तो वो देख सकते हैं, पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जीएनएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा है या अगर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले देख लें, क्योंकि जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो पहला चैप्टर के जो पहला जो टॉपिक है उसमें मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस है, और मेंटल हेल्थ को हम लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया था। एक टॉपिक रह रहा है जो कि हम लोग कंपैरिजन के तौर पे देखने वाले हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में, जो कि आज ख़त्म हो जाएगा। तो कल हम लोगों ने डेफिनेशन, क्राइटेरिया और इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ देखा था हम लोगों ने, और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो होगा डेफिनेशन, क्राइटेरिया ऑफ और इंडिकेटर मेंटल इलनेस का। और उसके बाद हम एक टॉपिक देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि हम मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग मेंटल इलनेस से। तो जो आज सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है मेंटल इलनेस के डेफिनेशन। तो अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो सबसे पहला डेफिनेशन जो आता है हम लोग का WHO की तरफ से आता है। और WHO ने क्या कहा है मेंटल इलनेस के बारे में, कि जो मेंटल इलनेस होती है इसका मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आर अंडरस्टूड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, मूड और बिहेवियर एसोसिएटेड विथ पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। तो हम एक एक टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे WHO कह रहा है कि जो मेंटल या बिहेवियरल डिसऑर्डर है वो है कि अंडरस्टूड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, मूड और बिहेवियर। तो थिंकिंग, मूड और बिहेवियर में जो नोटिसेबल चेंज आते हैं, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशंस कहा जा रहा है कि वो कंडीशंस जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब इतना चेंज आना चाहिए कि वो नोटिस हो सके, ठीक है। और एसोसिएटेड विथ पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। तो पर्सनल डिस्ट्रेस क्या होता है? तो अगर हम पर्सनल डिस्ट्रेस की बात करें तो पर्सनल डिस्ट्रेस होता है जब एक पर्सन जो है वो जब सैड फील करता है, ठीक है, या तो सैड फील करता है या फिर एंजियस फील करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है, होपलेसनेस हो गया, सैड हो गया, एंजियस होता है, ये होता है पर्सनल डिस्ट्रेस। और जो इम्पेयर्ड फंक्शनिंग होता है, कि इम्पेयर्ड फंक्शनिंग मतलब कि जो उसके डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो होते हैं, अगर वर्क की बात कर दें, उसके स्टडीज़ की बात कर दें, या फिर अगर उसके रिलेशनशिप्स की बात कर दें, तो ये जो फंक्शनिंग होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। मतलब कि वो सही से मतलब उसको अपने डेली लाइफ के फंक्शन करने में या तो उसको दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो ये होता है मेंटल इलनेस, कि अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, मूड और बिहेवियर एसोसिएटेड विथ पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। तो ये कि WHO के अकॉर्डिंग। जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आता है वो आता है हमारा APA, यानी कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा आता है। और इसके हम लोग बात करें तो मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर इज एन इलनेस और सिंड्रोम विथ साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन एंड या और इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ए सोशल, साइकोलॉजिकल, जेनेटिक या फिजिकल या केमिकल और बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो सोशल, साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के वजह से बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन होना और साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होना, उसको इलनेस या फिर उसको सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है कि सिंड्रोम जब बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक ही साथ आते हैं तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम्स। तो सिम्टम्स, टर्न्स ऑफ सिम्टम्स, या फिर बहुत सारे सिम्टम्स जो होता है या टर्न्स ऑफ सिम्टम्स, उसको बोलते हैं हम लोग सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग अच्छे से समझें तो इसका क्या होता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो सोशल, साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, सोशल में क्या चेंज हो सकता है, तो उसको स्ट्रेस हो सकता है, या फिर वो गरीब है यानी कि उसको पॉवर्टी हो सकता है। साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो उसको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है,
जैसे कि बहुत सारी लड़कियों के साथ जो कॉमन जो आता है अभी साइकोलॉजी में कि लड़कियों के साथ बचपन में गलत व्यवहार हुआ रहता है, तो उसकी वजह से उसको बहुत मतलब कि ट्रॉमा रहता है, चाइल्डहुड का ट्रॉमा, जो कि आगे चल के उसके बहुत सारे फंक्शन में उसको दिक्कत करता है। फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या दिक्कत हो सकती है कि फैमिली हिस्ट्री रही है, ठीक है। और अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल या केमिकल की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है जो कि इनबैलेंस हो गया है। न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है वो केमिकल सिग्नल को या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो हमारे ब्रेन में होते हैं वो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अगर आगे हमारे सिलेबस में रहा तो। और फिर बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या हो सकता है, तो बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में हो सकता है कि कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, ठीक है, और या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो इन सब की वजह से जो चेंजेस आते हैं एक व्यक्ति में, उसको बोलते हैं मेंटल इलनेस, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब जो दूसरी तीसरी चीज़ जो है वो है DSMV। तो इसको हम लोग बोलते हैं DSMV, यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5। ये 2013 का है। इसका जो डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन क्या है कि ए मेंटल डिसऑर्डर इज अ सिंड्रोम। ये भी बता रहे हैं कि ये एक सिंड्रोम है कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन एन इंडिविजुअल्स कॉग्निशन, यानी कि किस किस चीज़ में डिस्टर्बेंस, कॉग्निशन, इमोशनल रेगुलेशन और बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट्स डिसफंक्शन इन द साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेस अंडरलाइंग मेंटल फंक्शनिंग। तो सबसे पहले सिंड्रोम हम लोगों ने बता दिया कि जो सिंड्रोम क्या होता है, ये होता है एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जब एक साथ अपीयर होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम, यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे तो उसको सिंड्रोम बोलेंगे। फिर जो डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो डिस्टर्बेंस है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस होना चाहिए। मतलब कि कोई नॉर्मल, ऐसा नहीं कि कोई सैड है तो वो मेंटली इल हो गया या फिर उसको मेंटल डिसऑर्डर हो गया। वो नॉर्मल भी बहुत सारे लोग सैड होते हैं और कभी कभी एंजाइटी भी हो जाती है, वो नहीं, इतना होना चाहिए कि वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो सके। अगर हम मान लें कि जैसे कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन है P, और उसको क्या हो गया है कि OCD हो गया है। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। तो वो अनवांटेड थॉट्स जो होते हैं उसको बार बार आते रहते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन, ठीक है। और उसको उस काम को बार बार करने के लिए उसको कंपल्सन होता है, ठीक है। और ये जो है इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं है, ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रेन का जो सर्किट है उसमें उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिसकी वजह से है, ये नहीं कि उसका कोई हैबिट है जो उसका बन गया है। किसी किसी को लोग को हैबिट भी होती है कि उसको बार बार हाथ धोने की हैबिट होती है तो वो धोता है, पर वो उसको कंट्रोल कर सकता है अगर चाहे तो। पर जिस लोगों को OCD के वजह से जो लोग हाथ धोते हैं बार बार, उनको लगता है कि उनके हाथ में कुछ लगा हुआ है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन तो उन्हें अगर बता भी दिया जाए कि नहीं तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी उसको इतने सारे थॉट्स आते हैं और इतना उनको कंपल्सन होता है कि उन्हें वो धोना ही पड़ता है हाथ अपना जाके। तो ये डिफरेंस होता है कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होने में या फिर किसी की हैबिट होने में या फिर किसी की आदत होने में, ठीक है। तो ये हो गया जो कि DSMV के द्वारा दिया गया था। फिर अगर हम मॉर्गन और टॉनसन के बारे में पढ़ें तो इनका जो डेफिनेशन है ये है कि मेंटल इलनेस इज़ माल एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर्स। ये जो है एक माल एडेप्टिव रिस्पॉन्स है स्ट्रेसर्स के लिए फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एविडेंस्ड बाय थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर that are incongruent with the local and cultural norms and interfere with the individual's social or occupational और फिजिकल फंक्शनिंग। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा माल एडेप्टिव रिस्पॉन्स। माल एडेप्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है कि ऐसा रिस्पॉन्स जो कि किसी स्ट्रेस के प्रति ऐसा रिस्पॉन्स जो कि अनहेल्दी है या फिर इनइफेक्टिव है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पहले इसको समझ लेते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले हम इसको समझें तो ये माल एडेप्टिव रिस्पॉन्स है स्ट्रेसर्स के लिए, जो कि जो स्ट्रेसर्स है वो इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकते हैं, ठीक है। जिसको एविडेंस किससे किया जाता है, जो हमको पता कैसे चलता है, बाय थॉट्स,
फीलिंग्स और बिहेवियर दैट आर इनकंग्रुएंट विद द लोकल और कल्चरल नॉर्म। जो लोकल और कल्चरल नॉर्म है जिसके अनुसार उसे बिहेव करना चाहिए या फिर जिसके अनुसार उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, वो उसका नॉर्मल नहीं रहता। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोई एक वुमेन है, ठीक है, और उसका अगर जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करती है, दुख होना एक अलग बात है, पर वो क्या है, वो खाना नहीं खाएगी, ईट नहीं करेगी, या फिर किसी से बात नहीं करेगी, और ऐसा बिलीव करेगी कि वो अभी भी ज़िंदा है। तो ये होता है एक माल एडेप्टिव रिस्पॉन्स। तो वो उसको सही से प्रोसेस नहीं कर पाती है उस इमोशंस को, और वो हमेशा ही ऐसा रहती है, वो लंबे टाइम तक ऐसा रहती है। ये नहीं कि बस एक दिन 2 दिन, शुरुआत के स्ट्रेस में हर किसी को ऐसा होता है, पर वो धीरे धीरे इंसान समझ जाता है और उसको अडेप्ट कर लेता है। पर जब ये कंटिन्यू रहता है तो उसको बोलते हैं एक माल एडेप्टिव रिस्पॉन्स, जो कि हमें कैसे दिख रहा है कि उसके थॉट्स में दिख रहा है कि वो अभी भी मानती है कि वो उसका पति अभी ज़िंदा है, और वो ऐसे ही बिहेव करती है, किसी से बात नहीं करती है, ये सब। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें दिखता है मेंटल इलनेस के तौर पे कि वो एक मेंटली इल महिला है, जो कि अभी तक अपने आप को उस तरह से ढाल नहीं सकी, स्ट्रेसर्स के लिए अभी तक उसके अकॉर्डिंग ढल नहीं सकी है। फिर ये हमारा हो गया। फिर हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर मेंटल इलनेस। क्राइटेरिया फॉर मेंटल इलनेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के, जो कि 2013 में दिया गया था। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे कि एक नाम ले लिया रिया, ठीक है। तो रिया है, क्या है, ये एक नर्सिंग की स्टूडेंट है, और ये हमेशा से बहुत ज़्यादा चीयरफुल रही है, और ये हमेशा फ्रेंडली रही है, और ये हमेशा से हार्ड वर्किंग रही है। मतलब जो अच्छी चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो उसी तरह की है। बट क्या होता है कि ये फिर एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती है, ठीक है, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती है। एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद क्या होता है कि इसका बिहेवियर जो है वो चेंज होने लगता है। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसका बिहेवियर चेंज होता है और हमारे पॉइंट्स उसमें कैसे मैच होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहली पॉइंट की बात करें तो ये है कि देयर आर सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर। तो जो उसका फीलिंग है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम रिया की बात कर रहे हैं, तो वो क्या सोचना शुरू कर देगी कि वो जो है वो यूजलेस है, ठीक है, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से उसका फीलिंग, जो जो लड़की हमेशा पहले चीयरफुल रहती थी, ऑप्टिमिस्टिक रहती थी, वो अब खुद को यूजलेस और सक्सेसफुल ऐसा समझती है कि वो यूजलेस और सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकती। तो जो उसका थॉट्स है, इमोशंस हैं, वो अब बदलने लगा है, ठीक है, उसका जो थॉट्स है वो डिस्टर्ब होने लगा है। फिर जो अगला है कि द डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल, इसको रिमूव करना ही सही रहेगा। तो हम कहते हैं कि द डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसफंक्शन। तो जो डिस्टर्बेंस है वो रिफ्लेक्ट होगा बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसफंक्शन में। तो जो रिया के जो डॉक्टर के पास जब उसको लेके जाया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि उसका जो केमिकल है, ठीक है, मतलब कि उसके जो ब्रेन में जो केमिकल है वो डिस्टर्ब्ड हो गए हैं। तो कौन कौन से केमिकल, जैसे कि सेरोटोनिन, जिसको कि हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है, आप लोगों ने पहले से जानते होंगे, या फिर डोपामिन, जो कि मेनली मोटिवेशंस के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कम हो गई है, ठीक है, इसके लेवल्स ऊपर नीचे हो गए, जिसके वजह से कि उसको डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, और वो अपने एकेडमिक फेलियर से कोप नहीं कर पा रही है। तो ये होता है कि डिस्टर्बेंस जो है वो बायोलॉजिकली दिखने लगा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हमारा सेकंड पॉइंट, सबसे पहले तो था कि उसका थॉट्स है जो कि वो चेंज हो रहा है, जैसे कि वो समझने लगे कि वो यूजलेस है। फिर जो उसका डिस्टर्बेंस है वो बायोलॉजिकली भी या फिर साइकोलॉजिकली दिखने लगा है। साइकोलॉजिकली वो सोच रही है कि वो कुछ नहीं कर सकती। बायोलॉजिकली दिख रहा है कि उसका जो ब्रेन का जो फंक्शन है, जो उसके केमिकल्स है, उसके लेवल्स अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो और फिर थर्ड नंबर देखें कि डिस्टर्बेंस लीड टू सिग्निफिकेंस डिस्ट्रेस और डिसेबिलिटी टू सेल्फ और अदर्स। जो उसका डिस्टर्बेंस है वो इस हद तक बढ़ गया है कि उसको डिस्ट्रेस होने लगा है, या फिर वो जो है काम नहीं कर पा रही, डिसेबिलिटी हो रही है, वो खुद का और दूसरे का कुछ काम नहीं कर पा रही है। तो इसमें क्या होता है कि रिया जो है वो खुद को
फोकस नहीं कर पाती है वो, ठीक है, कि वो डिस्ट्रेस हो गई है, मतलब वो फोकस नहीं कर पाती स्टडी में, वो सही से खाना नहीं खा पाती है, और उसका वेट लॉस हो गया है, ठीक है, और वो ऐसा भी सोच रही है कि सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रेस हो रही है, वो सही से अपना काम नहीं कर पाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी होने लगा है उसे। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है कि द डिस्टर्बेंस इन थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर मस्ट बी सोशली अनएक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज टू सर्चन इवेंट। तो जो इसके जो डिस्ट्रेस वगैरह थे ये इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक चले गए हैं कि नॉर्मली जो होता है वो 3-4 दिन में कोई भी इंसान कोप अप कर लेता है, या एक वीक में कोप अप कर ले अगर बहुत ही ज़्यादा कोई डिस्ट्रेस है तो। पर जो इसका ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि मंथ तक चला गया है, ठीक है, और इसका जो बिहेवियर है ये भी चेंज होने लगा है, जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हो रहा है। ये कभी भी किसी से बात नहीं करती है सीधे मुंह, किसी कोई कुछ बोलता है तो या तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी, या फिर बहुत चिल्ला के रिस्पॉन्स कर देगी। तो ये इसके जो बिहेवियर हैं ये सोशली अनएक्सेप्टेबल हो रहा है। तो ये जो चारों पॉइंट थे ये हमें दिखाता है कि कैसे ये इसका जो क्राइटेरिया है मेंटल हेल्थ इलनेस का, तो ये मेंटली इल है, ये हमें दिख रहा है। फिर जो है हम देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल इलनेस। द इंडिकेटर ऑफ मेंटल इलनेस आर प्रेजेंटेड इन, ये जो आगे हमारे जो फिगर है जिसमें भी दिखा हुआ है, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो चेंजेस इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग एंड जजमेंट रिजल्टिंग इन चेंजेस इन टॉक बिहेवियर विच अपीयर्स टू बी डेविएंट फ्रॉम प्रीवियस पर्सनैलिटी और फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कोई इंसान है जो कि पहले बहुत अच्छे से काम करता था, सारी चीज़ें बहुत पोलाइट था और अच्छे से ड्रेस करके रखता था, पंचुअल था, पर अब जो है वो क्या होने लगा है कि उसकी थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन ये सारी चीज़ें चेंज होने लगी है, कि वो सही से काम नहीं कर पाता, उसकी थिंकिंग सही नहीं है, कि वो सही से सोच नहीं पाता, अपने लोगों से सही से बात नहीं करता है, उसकी मेमोरी वीक हो गई है, कुछ रख के भूल जाता है, या फिर जो परसेप्शन है कि वो चीज़ों को सही से नहीं देखता, वो सही से जजमेंट नहीं कर पाता, ये कौन सी चीज़ें मजाक में बोली गई है, कौन सी चीज़ें सीरियस है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसका जो बिहेवियर है वो डेविएंट हो गया है, जो उसको पहले का पर्सनैलिटी से, पहले जो उसका पर्सनैलिटी था वो बहुत ही चेयरफुल था, मिलने जुलने वाला था, पर अब जो है वो बहुत ही कटा कटा रहने लगा है अपने दोस्तों से। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो ये हो गया एक इंडिकेटर्स कि वो एक मेंटली इल है पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक और भी डिस्टर्बेंस मतलब कि जो डिफरेंस है हम देख सकते हैं क्राइटेरिया ऑफ मेंटल इलनेस में और जो इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल इलनेस में। तो जो क्राइटेरिया है ना ये जो मेनली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ये हेल्प करता है कि मेंटली इल डिक्लेयर करने में, ठीक है। पर जो ये इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स किसी नॉर्मल इंसान को या फिर नर्स को हेल्प करता है ये दिखाने के लिए कि हाँ ये मेंटली सही नहीं है। उसे कोई लेवल नहीं लगा सकती नर्स कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम है, पर ये उसको समझने के लिए आसान होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन के अंदर ये चेंजेस दिख रहे हैं कि वो सही से पहले सही था, अब वो सही से सोच नहीं पा रहा, मेमोरी वीक हो गई है, सही से परसीव नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, बात अच्छे से नहीं कर रहा है पहले के जैसा, तो ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो ये देखने के लिए फिर दिस चेंजेस ऑफ बिहेवियर कॉजेज डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर्स और बोथ। तो जो ये चेंजेस हैं जिसके कारण से कि उसको खुद को भी डिस्ट्रेस हो रहा है, वो सही से बात नहीं कर रहा है, चिल्ला रहा है, और जो उसके साथ में है, जैसे मान लो अगर उसकी शादी हो गई है तो वो अपनी वाइफ पे चिल्ला रहा है तो उसको भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इन बिहेवियर की वजह से उसको खुद को भी डिस्ट्रेस हो रहा है और सफरिंग हो रही है, उसके जो फैमिली मेम्बर हैं या फिर जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं उसको भी डिस्टर्ब हो रहा है। फिर जो तीसरा पॉइंट है चेंजेस इन कॉन्सिक्वेंट डिस्ट्रेस कॉजेज डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटी, वर्क एंड रिलेशनशिप विथ इम्पोर्टेंट अदर्स, सोशली एंड वोकेशनल डिसफंक्शन। जो ये चेंजेस हैं ये अगर कंसिक्वेंट रहते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि इसके डे टू डे जो लाइफ में जो चीज़ें होती है कि वो इतना ज़्यादा खुद में कंफ्यूज हो जाता है, इतना ज़्यादा इसके बिहेवियर चेंज हो जाता है कि वो खुद के काम भी सही से नहीं कर सकता, हर चीज़ में उसे चिड़चिड़ाहट होने लगती है, सही से खाना नहीं खाता है, सही से सो नहीं पाता है, ये सारी चीज़ें। और दूसरे लोग भी उससे जो इम्पोर्टेंट लोग थे जो कि उस जिसके साथ इसके अच्छे व्यवहार थे वो भी इससे अब दूर जाने लगे हैं क्योंकि वो सही से बिहेव नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये होता है एक इंडिकेटर ऑफ मेंटल इलनेस की अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो इंसान जो है मेंटली इल हो सकता है, ठीक है। अगर हम टेबल के फॉर्मेट में देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि चेंजेस इन वंस थिंकिंग, उसका थिंकिंग चेंज हो गया है, उसकी मेमोरी चेंज हो गई है, उसकी परसेप्शन, उसका फीलिंग, उसका जजमेंट चेंज हो गया है, और जिसकी वजह से क्या होता है
कि उसके बातें बदल गई है, कि वो जैसे पहले अच्छे से बात करता था समझ के, अब वैसे बात नहीं करता। लीड्स टू चेंज इन हिज बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर था कि पहले बहुत ही हंस के बात करता था, सही से अच्छे से मिलता था सब लोगों से, अगर किसी से मिलता था तो गुड मॉर्निंग बोलता था, या फिर जो नॉर्मल चेंज बिहेवियर होते हैं जो पहले वो करता था, अब नहीं करता है वो। अब लोगों को चिढ़ा के बात करता है, मुंह चिढ़ाता है, सही से बात नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें उसके हो गई है। फिर जो उसके वजह से क्या होता है कि चेंजेस इन बिहेवियर जो होता है, इसके वजह से डिस्ट्रेस होता है और सफरिंग होती है उस खुद के इंडिविजुअल को और अदर को भी, या फिर दोनों को। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटी एंड वर्क, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके जो डे टू डे एक्टिविटी है, उसका जो काम है, उसमें असर आ रहा है। जो उसके साथ में रहने वाले लोग हैं, इम्पोर्टेंट पीपल जो हैं, जिसके साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप थे, वो भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो सही से बिहेव नहीं कर रहा है तो उसको भी दुख होगा। फिर वोकेशनल एंड सोशल डिस्फंक्शन हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो गया है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो गया और डेवलपमेंटल डिस्फंक्शन भी हो गया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी एंड मेंटली इल इंडिविजुअल। तो अगर हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो हम इसमें भी एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, पर पहले हम नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स को ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंटली हेल्दी और मेंटली इल में डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। तो जो है मेंटली हेल्दी पर्सन है वो खुद को कोप कर सकता है स्ट्रेस से, एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, जो एडजस्ट कर सकता है समाज के जो नए इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, यूजेस एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटजीज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। जो उसका कॉग्निशन है, जो उसका जो सोचने का तरीका है, वो उसको रीस्ट्रक्चर करके या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके जो उसके स्ट्रेस हैं उसको कम कर लेता है। पर जो मेंटली इल जो होते हैं इंडिविजुअल, वो क्या होता है, कोप नहीं कर पाते स्ट्रेस से। उसको स्ट्रेस होता है तो वो उसको सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं, माल एडेप्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, मतलब कि ऐसी एडेप्टिव नहीं अपनाते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं जो कि जिससे उसका स्ट्रेस कम हो सके, बल्कि वो माल एडेप्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जिससे जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि वो ड्रिंकिंग करने लगे, अगर उसको स्ट्रेस हो तो ड्रिंकिंग करने लगे और स्मोकिंग करने लगा कोई। तो ये सारी चीज़ें अपनाते हैं जो कि सही नहीं है किसी भी तरह से। फिर अगर मेंटली हेल्दी पर्सन की, तो एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन एंड स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप होता है उसमें वो सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी फील करता है। कैन रिलाई ऑन सोशल सपोर्ट, जो सोशल सपोर्ट होता है उस पर रिलाई कर सकता है कि हाँ ठीक है, लोग मेरी मदद कर देंगे, या फिर किसी से मदद मांग सकता है वो, जो उसके इंपॉर्टेंट पीपल हैं, जाहिर सी बात है। पर जो मेंटली इल होते हैं वो क्या होता है कि सोर्स पैटर्न ऑफ अनस्टेबल रिलेशनशिप, उसके जो रिलेशनशिप होते हैं मेंटली इल पर्सन के, वो स्टेबल नहीं होते। वो पैसिवली अलाउ अदर टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेजर एरियाज ऑफ लाइफ। तो जो उसके लाइफ के जो मेजर एरिया हैं वो ऐसा मान लेता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो गलत हो रहा है वो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी वजह से ही हैज़ क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, जिसकी वजह से कि वो जो है ना खुद में खालीपन महसूस करता है, उसको लगता है कि नहीं कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। फिर जो हेल्दी में आ गया कि एबल टू फॉर्म क्लोज एंड लास्टिंग रिलेशनशिप, जो अच्छा खासा रिलेशनशिप जो कि लंबे टाइम तक चले ऐसा फॉर्म कर सकता है। अनेबल टू इस्टेब्लिश मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जो उसका रिलेशनशिप होता है मीनिंगफुल रिलेशनशिप सही से इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। फिर हैज़ सेंस ऑफ सेल्फ पर्सनल वर्थ, फील वर्थ वाइल इम्पोर्टेंट, रीजनेबल लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वर्थ खुद को फील करता है वर्थ वाइल कि हाँ मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, ये सारी चीज़ें। फिर डज नॉट रिकॉग्नाइज कैपेबिलिटी, जो अपने कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचान सकते जो मेंटली इल होते हैं, क्योंकि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो इस वजह से वो अपने कैपेबिलिटीज़ को पहचान नहीं पाते। तो हेल्दी में फिर आ गया कि सॉल्व हिज प्रॉब्लम लार्जली बाई हिज ऑन एफर्ट, वो खुद से एफर्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। फिर जो इल होते हैं ये होता है कि डिपेंडेंसी दिखाते हैं, बिकॉज जो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, इनको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसी वजह से वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद से एफर्ट नहीं करते। फिर मेक हिज ऑन डिसीजंस, जो हेल्दी होते हैं वो खुद का डिसीजन लेते हैं, इनका जो पुअर जजमेंट होता है जिसकी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाते। फिर हैज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हेल्दी होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अनेबल टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, जो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पाते, वो बोलते हैं कि नहीं ये मेरे वजह से कहाँ हुआ, ये तो दूसरे की वजह से हुआ है, ये तो उसकी वजह से हुआ है, तो ये हमेशा दूसरे पे ही खेलते रहते हैं, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। फिर मेंटली हेल्दी पर्सन की बात करें तो कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव
ठीक है। तो ये प्यार दे सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। एबल टू फॉर्म लास्टिंग रिलेशनशिप, ये पहले वाले पॉइंट ही है कि लास्टिंग रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं। अनेबल टू स्टेब्लिश मीनिंगफुल रिलेशनशिप, वही हो गया। लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, जो हेल्दी होते हैं वो रियलिटी में रहते हैं रेदर देन फैंटेसी, तो वो फैंटेसी और रियलिटी में डिफरेंस समझ पाते हैं। पर जो मेंटली इल होते हैं वो परसीव ही नहीं कर पाते, रियलिटी देख ही नहीं पाते हैं। फिर शोज इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर एंड डेवलप ए कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इन हिज डेली लाइफ। तो वो उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि जो उनके डिसअपॉइंटमेंट होते हैं या फिर जो फ्रस्ट्रेशन होता है उनको लाइफ में, वो उससे डील कर पाते हैं। पर जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर बिहेवियर होता है उनका, वो प्रॉब्लम को हमेशा अवॉइड करते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। फिर ये जो है ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, मतलब कि होपफुल रहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहना एक तरह से जो लोग भगवान में भरोसा करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं। और मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है, अगर वो भगवान में भरोसा करे या ना करे, पर वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है कि हाँ जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो कि उनको मेंटली हेल्दी रहने में आसान हो जाता है, आसानी से वो मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। फिर जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं वो क्या होता है कि वो पेसिमिस्टिक होते हैं। उनको लगता है कि सारी दुनिया जो है गलत ही है, कुछ सही नहीं हो रहा, दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं हो रहा, उनके साथ भी कुछ सही नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ें। फिर मेंटली हेल्दी में आ जाएगा कि ही हैज़ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरली लीव्स अ वेल बैलेंस्ड लाइफ ऑफ वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। यही सारी चीज़ जो हम लोग जो पहले जो पढ़ चुके हैं इंडिकेटर्स और क्राइटेरिया में, वही सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। तो मेनली अगर आपने इंडिकेटर्स और क्राइटेरिया सही से पढ़ लिया तो कैरेक्टरिस्टिक्स आराम से पढ़ जाए, मतलब कि समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर मेंटली इल जो होते हैं वो होता है कि एग्जिबिट्स डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। उनका जो बिहेवियर होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता, वो सही से एक तरह से बिहेव नहीं कर सकते और अनएक्सेप्टेबल होता है। फिर जो मेंटली हेल्दी होते हैं वह कैन डू वेल इन टास्क अटैम्प्ट, जो भी टास्क वो अटैम्प्ट करते हैं उसमें अच्छा करते हैं। फिर ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपेबिलिटीज़, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो उनके, वो उसको अच्छे से यूज कर पाते हैं। फिर डिक्लाइन इन वर्क आउटपुट और एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो उनका जो वर्क आउटपुट है या जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो उनका कम होने लगता है। ऑल्दो उनके पास कैपेबिलिटी है पर वो समझ नहीं पाते, और वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो उनको लगता भी नहीं है कि सही होगा, और वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचान पाते, तो इस वजह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है, तो इसलिए उनका परफॉर्मेंस भी कम होने लगता है। तो ये हो गया एक मोटा मोटा आइडिया जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, यानी कि जो हमारा पहला है वो तो ख़त्म हो गया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मिसकॉन्सेप्शंस रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, और ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट तो कह सकते हैं कि हो सकता है, पर जो पढ़ने में है ये मज़ा बहुत आने वाला है। तो नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसकॉन्सेप्शंस रिलेटेड टू मेंटल इलनेस के साथ। और बाकी आप कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है, और मुझे क्या इंग्लिश में ही ज़्यादा बोलना चाहिए या फिर जो हिंदी में मैं समझा रहा हूँ वो सही है। तो इसके रिलेटेड आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के आगे वीडियो आते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।